स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सर्वोदया साइंस एंड टेक्नो में। आज हम चालू करने वाले हैं वैद्युत धारा एवं परिपथ, जिसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। ये फिजिक्स का एक यानी कि भौतिकी का एक चैप्टर है जो कि काफ़ी आसान है और स्कोरिंग है। चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले हम वैद्युत धारा एवं परिपथ पढ़ने से पहले वैद्युत धारा के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि आवेश क्या होता है। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट कहते हैं। देखिए, भले हम पढ़ हिंदी में रहे हैं लेकिन उनके कुछ एक टर्म को हमको इंग्लिश में भी पता होना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश टर्म के ही हिसाब से हम नोटेशन यूज़ करते हैं। समझ रहे हैं क्या? इंग्लिश के हिसाब से ही हम क्या करते हैं, नोटेशन यूज़ करते हैं। जैसे कि हम प्रतिरोध को आर से दिखाते हैं, आर मतलब होता है रेजिस्टेंस। इस तरीके से जो मेन इंग्लिश टर्म है वो भी आपको ध्यान में होना चाहिए। तो वैद्युत धारा मतलब इलेक्ट्रिक करंट, परिपथ मतलब सर्किट। ठीक है, जब आप जानते होंगे कि हम सामान्य जो परिपथ है उसको डेली लाइफ में परिपथ ना बोल के सर्किट ही बोल देते हैं। ठीक है, इसलिए इंग्लिश के कुछ टर्म आपको ध्यान होना चाहिए। तो वैद्युत धारा समझने के लिए सबसे पहले मुझे आवेश को समझना पड़ेगा, यानी कि चार्ज को समझना पड़ेगा। आवेश क्या होता है? ठीक है, तो देखिए, आवेश कोई वस्तु नहीं है, वस्तु का गुण है। कोई भी वस्तु को आवेशित तब कहेंगे। देखिए, आवेश क्या है? वस्तु का गुण है। आवेश कोई वस्तु नहीं है, जो उस वस्तु के पास गुण है उसको हम आवेश कहेंगे, जबकि उस वस्तु को आवेशित वस्तु कहेंगे। क्या कहेंगे? आवेशित वस्तु कहेंगे। अब मान लिया जाए कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसके पास धनात्मक और ऋणात्मक दो प्रकार के आवेश होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक, दोनों समान मात्रा में हैं, दोनों समान मात्रा में हैं। तब क्या होगा कि वो उदासीन हो गया, न्यूट्रल हो गया। जितना धनात्मक है उतना ऋणात्मक है, दोनों जोड़ के क्या हो गया? शून्य हो गया। तब उसको बोलेंगे कि ये उदासीन है, न्यूट्रल है, इसके पास कोई भी कुल आवेश नहीं है। जितने धनात्मक आवेश हैं उसी मात्रा में ऋणात्मक आवेश हैं, और जनरली यह किसी उदासीन परमाणु में पाया जाता है कि परमाणु जो है उदासीन होते हैं। जैसे उसमें आवेश आ जाता है उसको परमाणु ना बोल के आयन बोलना चालू कर देते हैं। क्या बोलते हैं? आयन बोलते हैं। देखिए, मान ले जाए कि इसके पास, तो हम क्या बोल रहे हैं? सबसे पहले तो वस्तु का वह गुण जिसके फलस्वरूप वह दूसरे वस्तु को पर बल लगाता है या वैद्युत बल लगाता है। दूसरे वस्तु पर कैसा बल लगाता है? वैद्युत बल लगाता है। अब मान लिया जाए कि ये वस्तु है जो पहले उदासीन था, मान लीजिए उदासीन था, तो हम कारक पढ़ रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ कि जिसके वजह से ये वस्तु आवेशित हुआ। वो वस्तु के पास जो गुण है उसको हम आवेश कह रहे हैं, और जिस वस्तु के पास ऐसा गुण है उस वस्तु को हम आवेशित वस्तु कह रहे हैं। अब देखिए, मान लीजिए ये पहले उदासीन था। जब उदासीन था तो ये आवेशित कैसे हुआ? आवेश कितने प्रकार के? दो प्रकार के। या तो ये धनात्मक हो सकता है या तो ये ऋणात्मक हो सकता है। या तो ये धनात्मक हो सकता है, या तो ये पॉजिटिव हो सकता है, या फिर ये निगेटिव हो सकता है। मान लिया जाए कि कोई वस्तु ने अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, इलेक्ट्रॉन को दान कर दिया, तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि इलेक्ट्रॉन क्या है। तो आपने छोटे कक्षा में 9th में भी पढ़ा होगा कि
परमाणु का संरचना कैसे होता है, बीच में नाभि होता है, यहाँ नाभि होता है और उसके चारों तरफ कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, उसके चारों तरफ कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन इस तरीके से घूमते रहते हैं उसके चारों कक्षा में, और ये है नाभि। नाभि में प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, नाभि में प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। यहाँ पर P को हम बोल रहे हैं कि ये क्या है, प्रोटॉन है। प्रोटॉन के पास धनात्मक आवेश होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन के पास ऋणात्मक आवेश होता है। ठीक है। अब देखिए, जो सामान्य रासायनिक प्रक्रिया है उसमें नाभि भाग नहीं लेता, तो भाग कौन लिया है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन या तो कोई दान करने वाला होगा या फिर कोई उसको रिसीव करने वाला होगा, एक्सेप्ट करने वाला होगा, इलेक्ट्रॉन लेने वाला होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से अगर चला गया, किसी कारणों से इसने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, तो इलेक्ट्रॉन के पास कैसा आवेश है, ऋणात्मक। तो किसी के अंदर ऋणात्मक निकल गया तो उसमें आ जाएगा धनात्मक। पहले क्या है, इसको हम देखेंगे तो क्या होता है कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं। जितना संख्या प्रोटॉन का है उतना संख्या इलेक्ट्रॉन का है। जितना आवेश प्रोटॉन पर होता है उतना ही आवेश इलेक्ट्रॉन पर होता है, और दोनों का संख्या बराबर है तो ये क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन निकल गया मतलब ऋणात्मक का संख्या कम हो गया तो धनात्मक का संख्या बढ़ गया। इसका मतलब जो दान करेगा, ये दानी है अगर, ठीक है, जो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो अपने अंदर से ऋणात्मक आवेश को निकाला है तो उसमें धनात्मक, और एक आएगा जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो इसमें अब देखिए, मान ले जाए इसमें ऋणात्मक और धनात्मक बराबर थे, अब इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ऋणात्मक की मात्रा बढ़ गई, तो इलेक्ट्रॉन लेने वाला उसमें ऋणात्मक आवेश आ जाएगा। ठीक है। तो कुल मिला के किसी वस्तु में कोई वस्तु आवेशित क्यों हुआ या आवेशन का कारण क्या है, तो किसी वस्तु में आवेश आने का क्या कारण है, आवेशन का क्या कारण है, तो इसका कारण है इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। इलेक्ट्रॉन एक डोनेट करेगा, एक एक्सेप्ट करेगा। जो डोनेट करेगा दानी होगा, उस पर धनात्मक आएगा, जो एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन लेगा वो ऋणात्मक आएगा। तो आवेशन का, किसी वस्तु में आवेशन क्यों आया, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ, चाहे कोई डोनेट कर ले चाहे कोई एक्सेप्ट कर ले, चाहे इलेक्ट्रॉन दे दे धनात्मक आवेश, इलेक्ट्रॉन ले ले ऋणात्मक आवेश। अब ये इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण क्यों हुआ, सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण क्यों हुआ। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। बहुत सारे कारण मतलब मान ले जाए काफ़ी मात्रा में घर्षण किया गया तो इलेक्ट्रॉन को उससे ऊर्जा मिला, इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिला, उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। एग्जाम्पल के तौर में सूखे बाल में जब आप कंघी करते हैं तब क्या होता है, वो जो कंघी है कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को उठा लेते हैं। उसका कारण क्या है कि सूखे बाल में काफ़ी घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है। घर्षण होने की वजह से सतह गर्म हो जाता है, गर्म होने के बाद इलेक्ट्रॉन को क्या मिल जाता है, ऊर्जा मिल जाता है। इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो जाता है। ठीक है। अब देखिए कि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण और किसकी वजह से हो सकता है। मान ले जाए आपने किसी वस्तु को गर्म किया तो हीट जनरेट हुआ, है ना, गर्म किया तो ऊष्मा पैदा हुआ, उस ऊष्मा इलेक्ट्रॉन को मिला, इलेक्ट्रॉन ने अपना परमाणु छोड़ दिया। अब कोई भी मैटर किससे बना होता है, बहुत सारे परमाणु से बने हैं। किसी भी, अब मान ले जाए मैं एक इसको भी ले लूँ तो इसमें बहुत सारे परमाणु होंगे, बहुत सारे परमाणु होंगे। किसी भी मेटल को ले लें तो उसमें बहुत सारे परमाणु होंगे, किसी भी धातु को ले लें उसमें बहुत सारे परमाणु होंगे। तो इस तरीके से हर एक परमाणु से अगर इलेक्ट्रॉन निकलने लग गया
तो इलेक्ट्रॉन निकल गया, ऊर्जा मिल गई इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन निकल गए। अगर इलेक्ट्रॉन निकल गया धनात्मक आवेश आएगा। पर किसी परमाणु में, किसी एक परमाणु को अगर हम सोचे तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है, दोनों का आवेश भी बराबर है, तो कुल आवेश शून्य हो गया। लेकिन जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन निकलेगा इसमें आवेश आ जाएगा, तब इसको हम परमाणु नहीं कहते हैं, तब बोलते हैं हम आयन, धनात्मक आयन या फिर ऋणात्मक आयन। अगर इलेक्ट्रॉन उसने दिया है धनात्मक आवेश आया है, इलेक्ट्रॉन लिया है ऋणात्मक आवेश आया। केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन में जो भाग लेता है, रासायनिक प्रक्रिया में जो भाग लेता है, वो कौन भाग लेता है? इलेक्ट्रॉन भाग लेता है, नाभि भाग नहीं लेता है। अब इलेक्ट्रॉन भाग लेता है तो इलेक्ट्रॉन का या तो इलेक्ट्रॉन ये या तो डोनेट करेगा, देगा, दानी है, या फिर इलेक्ट्रॉन लेगा। क्या होता है कि मुख्यतः धातु के आखिरी वाले सेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए इनकी प्रवृत्ति होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, यानी कि इलेक्ट्रॉन दान करने की। और जनरली नॉन मेटल यानी कि अधातुओं की प्रवृत्ति होती है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की। कारण इसके आखिरी वाले सेल में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये क्या करते हैं 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन लेके अपना अष्ट पूरा कर लेते हैं। अब ये अष्ट का मतलब समझिए, जिस परमाणु के आखिरी वाले सेल में, कक्षा में, ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो स्थायी होता है और हर कोई स्थायी होना चाह रहा है। अगर धातु के आखिरी वाले सेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है, उसको वो क्या कर दिया, दान कर दिया, तो उससे पिछले वाले सेल में पूरा इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, तो इसको अब इलेक्ट्रॉन देने की भी ज़रूरत नहीं, इलेक्ट्रॉन लेने की भी ज़रूरत नहीं, इसका अष्ट पूरा हो गया, तो ये क्या हो गया, स्थायी हो गया। अधातु के आखिरी वाले सेल में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन को दान करना आसान नहीं है, लेकिन 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है। तो अधातु प्रवृत्ति होती है इलेक्ट्रॉन लेने की और धातु प्रवृत्ति होती है इलेक्ट्रॉन देने की। ठीक है, चलिए, तो आवेशन का कारण क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण ही आवेशन का कारण हुआ। आवेश का इकाई, आवेश का इकाई ये होता है कूलाम, जिसको हम कैपिटल C से भी दिखाते हैं। और आवेश एक अदिश राशि है, आवेश एक अदिश राशि है। 2 प्रकार के राशि आपको बाद में और पढ़ाऊंगा मैं, एक होता है अदिश, एक होता है सदिश। सबसे पहले अगर हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, भौतिकी पढ़ रहे हैं, तो भौतिक राशि क्या होती है? वे राशियां जिनको प्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है, मेज़र किया जा सकता है, उसको हम भौतिक राशि कहते हैं। इन भौतिक राशियों को दिशा के आधार पर 2 भाग में बांटा गया है। ऐसी भौतिक राशियां जिनको परिभाषित करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं है, मतलब जिन भौतिक राशियों में दिशा नहीं होता है, दिशाहीन है, इसको अदिश कहेंगे। और जिन भौतिक राशियों को परिभाषित करने के लिए दिशा की आवश्यकता है, उसको हम सदिश कहते हैं। ठीक है, बल एक सदिश राशि है, क्योंकि बल को परिभाषित करने के लिए हमको उसके दिशा की आवश्यकता होगी। ठीक है, क्या कैसे? जैसे आप बोले कि मैं बल लगाया हूँ, तो उस पर क्वेश्चन सवाल पूछा जा सकता है, किस दिशा में लगाए हो? ठीक है क्या? लेकिन द्रव्यमान अदिश राशि है। जैसे कि हम बोले कि किसी वस्तु का द्रव्यमान 4 kg है, तो यहाँ ये सवाल नहीं किया जा सकता किस डायरेक्शन में 4 kg है, क्योंकि इसका डायरेक्शन नहीं होता है, केवल परिमाण होता है। ठीक है, मात्रा होता है, दिशा नहीं होता है। तो हम यह कह सकते हैं कि वे सारी राशियां जिनमें परिमाण होती है पर दिशा नहीं होती है, अदिश राशियां हैं। और वे सारी राशियां जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होती है, वो सदिश राशियां हैं। जब हम हर एक भौतिक राशियों के बारे में पढ़ते जाएंगे तो वहाँ मैं आपको बताते जाऊँगा कि कौन सा अदिश है और कौन सा सदिश है। ठीक है, तो आवेश समझ गए? वापस से सुनिए, आवेश
वस्तु का गुण है जिसके फलस्वरूप दूसरे वस्तु पर वो वैद्युत बल लगाता है। अब वैद्युत बल आकर्षण का भी हो सकता है और प्रतिकर्षण का भी हो सकता है। आवेशन के वजह से लगा बल को ही हम वैद्युत बल कहते हैं। धनात्मक आवेश और धनात्मक आवेश के बीच प्रतिकर्षण होगा, ऋणात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश के बीच प्रतिकर्षण होगा, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश के बीच आकर्षण होगा। कह सकते हैं कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। धनात्मक धनात्मक के बीच प्रतिकर्षण, ऋणात्मक ऋणात्मक के बीच प्रतिकर्षण, जबकि एक धनात्मक और एक ऋणात्मक के बीच आकर्षण का बल होगा। ठीक है, तो ये है आपका केवल आवेश के बारे में। अब इस आवेशों का गुण क्या क्या है ठीक है, इस आवेशों का गुण क्या क्या है उसको हम देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो हम आवेशों का गुण देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। देखिए, पहला गुण, किसी निकाय के आवेशों को बीजगणितीय रूप में जोड़ा जाता है। बीजगणितीय रूप मतलब चिन्ह के साथ, चिन्ह को ध्यान में रखते हुए जोड़ा जाता है। अब निकाय का क्या मतलब है हम जितने भाग का ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, जितने भाग का अध्ययन कर रहे हैं, उसको कहते हैं निकाय। मान लिया जाए हमने एक निकाय माना जिसमें +2 कूलम आवेश है, +3 कूलम आवेश है, -1 कूलम आवेश है। तो ये क्या बोला है, किसी निकाय के आवेशों को बीजगणितीय रूप में जोड़ा जाता है। या आप सीधा सीधा एक बोल सकते हैं, आवेशों का योग बीजगणितीय रूप में होता है, तो इसको हम योग का गुण कहेंगे। आवेशों का योग बीजगणितीय रूप में होता है। अब देखिए, हम यहाँ कुल आवेश इसके अनुसार कैसे कहेंगे। कुल आवेश हम कहेंगे +2 -1 +3, तो 3 और 2 5 -1 4, तो हम कहेंगे धनात्मक 4 कूलम कुल योग है, कुल आवेश है। चिन्ह के साथ जोड़ना है। दूसरा बोलता है किसी विलगित निकाय का कुल आवेश हमेशा संरक्षित रहता है, हमेशा संरक्षित रहता है। ठीक है, किसी विलगित निकाय, तो सबसे पहले निकाय तो आप समझ गए। विलगित निकाय का क्या मतलब है, ऐसा निकाय जो बाहर से ना आवेश ले सकता है ना बाहर को आवेश दे सकता है, उसको बोलते हैं विलगित निकाय। तो किसी विलगित निकाय का कुल आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। संरक्षित मतलब नहीं बदलना, नियत रहना, कांस्टेंट रहना, जो नहीं बदलता है उसे संरक्षित कहते हैं। इसे आवेश के संरक्षण का नियम भी कहते हैं। इसे आवेश के संरक्षण का नियम, ये क्या है, पहला वाला योग का नियम।
योग का नियम, आवेशों के योग का नियम। दूसरा है आवेशों के संरक्षण का नियम। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, इसको बढ़िया से समझते हैं। मान लिया जाए ये कोई विलगित निकाय है, ये क्या है, कोई विलगित निकाय है। इसके पास +2 कूलम है, -1 कूलम है और +3 कूलम है, मान लेते हैं। अब हमने किसी भी तरीके से इसको हमने सपोज +4 कूलम बना दिया, इसको हमने +3 कूलम बना दिया किसी भी तरीके से, तो -1 कूलम अपने आप क्या बन जाएगा, सोच के देखिए। हमने क्या किया, हमारे पास +2 -1 +3 इस निकाय में था, हमने +2 वाले को +3 बना दिया, +3 वाले को +4 बना दिया, तो अपने आप ये -3 कूलम बन जाएगा। कारण पहले कितना आवेश था, पहले कितना आवेश था, +2 -1 +3, 2 -1 +3, तो ये कितना हो गया, 4 कूलम। बाद में हमने इसको +3 बनाया, हमने इसको +4 बनाया, तो अपने आप ये -3 बनेगा और आंसर कितना आएगा, 4 कूलम। इसका मतलब ये बदलना नहीं चाहिए, पहले भी जितना आवेश था बाद में उतना ही आवेश होना चाहिए, तब उसको कहते हैं कि ये नियत रहेगा या संरक्षण का नियम। ठीक है, तीसरा निकाय या तीसरा गुण ये है कि किसी निकाय का कुल आवेश इलेक्ट्रॉन पर आवेश के पूर्णांक के बराबर होगा, या पूर्ण गुणज के बराबर होगा, ऐसा भी कह सकते हैं। अब इसका क्या मतलब है, अब देखिए समझने के लिए हम एक काम करते हैं। आपके पास कितने पैसे हो सकते हैं, ठीक है, आपके पास कितने पैसे हो सकते हैं, कुल राशि आपके पास कितने हो सकते हैं, कुल राशि आपके पास कितने हो सकते हैं। ध्यान से देखिए, आपके पास जो भी राशि होगा, यहाँ पर लूँगा एक पूर्णांक और यहाँ पर लूँगा 1 रुपये। अब सोच के देख लीजिए, आपके पास इतने ही राशि होंगे, कुल राशि आपके पास कितने हो सकते हैं, 1 रुपये के पूर्ण गुणज के बराबर। कैसे, मैं ये राशि की जो बात कर रहा हूँ, ये भौतिक रूप से राशि की बात कर रहा हूँ, डिजिटल नहीं किया। मेरे अकाउंट में इतने पैसे हैं, आपके पास भौतिक रूप से कितने पैसे, अपने हाथ में, अपने जेब में कितने पैसे हो सकते हैं, 10 रुपये, 12 रुपये, 15 रुपये, ये सब 1 रुपये के पूर्ण गुणज में है। जैसे आप बोलते हैं आपके 15 रुपये है, मैं यहाँ पर पूर्णांक में 15 रख दूंगा, 15 गुणित 1 रुपये 15 रुपये। आपके पास 1 करोड़ है, मैं पूर्णांक में 1 करोड़ रख दूंगा। इसका मतलब जो भी आपके पास पैसे होंगे वो 1 रुपये के मल्टीपल में होंगे, पूर्ण गुणज में होंगे। 1 रुपये के इंटीग्रल मल्टीपल में, मतलब पूर्ण गुणज में होंगे। 1 रुपये का क्या मतलब है, ये आपका आधारित इकाई है, ये आपका आधारित इकाई है, बेसिक यूनिट है। मार्केट में जो जितना कम आप पैसे जानते हैं वो 1 रुपये है, तो आपके पास जो भी पैसे होंगे वो 1 रुपये के ही गुणज में होंगे ना। 1 रुपये, 2 रुपये, 1.5 रुपये नहीं हो सकता, क्योंकि 50 पैसे नहीं चलता। अगर 50 पैसे चलता तो मैं यहाँ पर 1 रुपये की जगह 50 पैसे लिखता। इसका मतलब मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, आधारित इकाई, आधारित इकाई। और ये क्या है, एक पूर्णांक है। तो आधारित इकाई के पूर्ण गुणज के,
आधारित इकाई की जगह यहाँ मैं इलेक्ट्रॉन लिखा हूँ, क्योंकि जैसे पैसों में 1 रुपये आधारित इकाई है, 1 रुपये से कम हम नहीं जानते, वैसे ही आवेश में इलेक्ट्रॉन पर आवेश आधारित इकाई है। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है उससे कम आवेश नहीं जानते, और इलेक्ट्रॉन को काट कर 2 बराबर आवेशों में नहीं कन्वर्ट किया जा सकता। इलेक्ट्रॉन से कम आवेश हम नहीं जानते। कुल मिला के हम किसी भी चीज़ का कुल राशि क्या बोल रहे हैं, एक पूर्णांक गुणित उसका आधारित इकाई। तो यहाँ भी क्या बोल रहे हैं, कुल आवेश किसके बराबर, एक पूर्णांक या पूर्ण संख्या गुणा आधारित इकाई। और आवेशों में आधारित इकाई होता है, देखो पूर्णांक प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस, पूर्णांक की जगह लिख रहा हूँ n, और आधारित इकाई क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। अब कुल आवेश को हम q से दिखाते हैं, q इक्वल टू प्लस माइनस n। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये आपको ध्यान रखना चाहिए, इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है। तो कुल आवेश किसके बराबर होगा, एक पूर्णांक आधारित इकाई। अब ध्यान देखिए, आपके पास 15 रुपये हैं, तो एक पूर्णांक क्या दिखा रहा है कि आपके पास 1 रुपये के 15 सिक्के हैं, या आपके पास जो भी पैसे हैं उसे 1 रुपये के 15 सिक्कों में बदला जा सकता है। आपके पास 20 रुपये हैं, तो यहाँ पर 20 रखूँगा तो ये 20 क्या दिखा रहा है, 1 रुपये के 20 सिक्के। यहाँ पर आधारित इकाई हम क्या लिए हैं, आधारित इकाई क्या लिए हैं, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इसका मतलब यहाँ पर ये जो पूर्णांक है इलेक्ट्रॉन की संख्या बताएगा। यहाँ पर 1 रुपये, यहाँ जो पूर्णांक है वो 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जब लिए हैं, तो जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आप सवाल आएगा, तो यहाँ पर n का मान क्या रखेंगे आप, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। सवाल जब करेंगे तो n इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगा, E जो है इलेक्ट्रॉन पर आवेश होगा जो कि इसके बराबर होता है। अब प्लस माइनस मतलब अगर धनात्मक आवेश आ रहा है तो प्लस, ऋणात्मक आवेश आ रहा है तो माइनस। यूजुअली न्यूमेरिकल जो आप सवाल करेंगे उसमें इस प्लस माइनस की ज़रूरत नहीं होगी, आप प्लस लेके बना देंगे, काम चल जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ पूरा किसके बारे में, आवेश और आवेशों के गुण के बारे में। हालांकि इतना डिटेल में आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, फिर भी आपको इतना पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और जब भी कोई डाउट लगे आप सीधा कमेंट करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको थोड़े दिन में नंबर भी दे दिया जाएगा जिसमें आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ पूरा का पूरा आवेश और आवेश से संबंधित उसके गुण। अब आवेश को जब हम पढ़ लेंगे तब वैद्युत धारा को पढ़ना हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अगला वीडियो जो बनेगा उसमें आपको वैद्युत धारा के बारे में डिटेल पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आज का क्लास यही ख़त्म करते हैं। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।